अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं पोलैंड के वर्क परमिट के फ्रॉड के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और मुझे अपने जो वर्क परमिट्स हैं वो मुझे दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं इस तरह के उनको जो वर्क परमिट मिल रहे हैं वो फेक हैं। और जब आपको पोलैंड एम्बेसी में अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो आपकी अपॉइंटमेंट भी नहीं आती या वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाती है। ये भी उसकी रीज़न हो सकती है। तो आप जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त पोलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने प्रोसेस में ऑलरेडी हैं और उनका वर्क परमिट प्रोसेस में है या आ चुका है, तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहें और आप इस बात का ख्याल रखें और इस बात को मेक श्योर करें कि जो वर्क परमिट आपको मिल रहा है, आया कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। क्योंकि बहुत से दोस्त से ये मुझे कंप्लेन आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका जो वर्क परमिट है वो ओरिजिनल नहीं है। वर्क परमिट मेरे पास ऐसे हैं जिनको आप देखते ही कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, फेक स्टैंप्स हैं, किसी का कुछ मिसिंग है, किसी का कुछ मिसिंग है, साफ पता चल रहा है ये एडिट हुआ हुआ है। लेकिन कुछ वर्क परमिट ऐसे भी होते हैं जो दिखने में बिल्कुल ही ओरिजिनल लगते हैं लेकिन उनका बैकअप पे कुछ भी नहीं होता। तो आप सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप वर्क परमिट खुद अप्लाई कर रहे हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं। मेरी अभी कल भी बात हुई है और पिछले काफ़ी दिनों से बात हुई है। दोस्त हैं उन्होंने खुद अप्लाई किया है और उनको वर्क परमिट मिला भी है और उनकी ज़ीरो कास्ट आई है। तो इसी तरह आप भाई भी खुद वर्क परमिट कोशिश करें अप्लाई करने की या खुद कोशिश करें, जो पोलैंड में रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनसे डायरेक्ट रब्ता करें। तो ऐसा करने से आपको फ्रॉड से भी बच जाएंगे और आपके पैसे भी सेव होंगे। लेकिन अगर आपने किसी एजेंसी के थ्रू ही करना है तो आप ऐसी एजेंसी का इंतखाब करें जो पहले किसी दोस्त का, आपके दोस्त का या जानने वाले का केस कर चुकी हों और वो सक्सेसफुली पोलैंड में जा चुके हों। ऐसी एजेंसीज बिल्कुल मार्केट में हैं। मैं उनका नाम नहीं बता सकता लेकिन वो आप खुद ही सर्च करें और उनके बारे में पहले सारी इन्फॉर्मेशन लें कि ये एजेंसी है, आया कि ये कब से है और ये कब से काम कर रही है, कितने लोग इन्होंने अभी तक सक्सेसफुली वर्क परमिट लेके पोलैंड में जा चुके हैं। तो आप जो लड़का उस एजेंसी से गया है उससे डायरेक्ट रब्ता करें, उससे पूछें, तसल्ली करें, उसके बाद आप इस प्रोसेस में एंटर हों। क्योंकि कोई भी एजेंसी जब आपका केस लेगी तो ज़ाहिर बात है वो पैसे अर्न करने के लिए, उनका बिजनेस है, वो पैसे अर्न करेंगे, वो आपसे फीस लेंगे, ये उनका बिजनेस है। तो आप ये चीज़ का मेक श्योर करें, इत्मीनान करें कि ये एजेंसी जेन्युइन है, ये वाकई काम करती है और जो पैसे लेती है उसके अगेंस्ट वो वर्क परमिट भी अरेंज करके देती है, वो वर्क परमिट ओरिजिनल होता है, उसके ऊपर अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और आपको वीज़ा भी मिलेगा। क्योंकि अगर वर्क परमिट ही ओरिजिनल नहीं है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट में डिले होगा, क्या पता बिल्कुल ही ना मिले, और इन दी एंड अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है तो आपका वीज़ा सिंपली रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उनके पास सिस्टम है जिसकी वजह से उनको पता चल जाएगा कि ये वर्क परमिट जेन्युइन है या कि ये फेक वर्क परमिट है। और इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप एम्बेसी जाएंगे और उनको पता चल गया कि ये फोर्जरी है, ये फेक है, तो आपको वो बैन भी कर सकते हैं, आपको जुर्माना भी कर सकते हैं। तो आप काइंडली जब भी अपना केस पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एजेंसी के थ्रू ना करें। कुछ एजेंसियां हैं जो ओरिजिनल जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, वो सही काम कर रहे हैं उनको। लेकिन उनको चेक करने का तरीका यही है कि आप चेक करें कि इनकी हिस्ट्री क्या है, कितने लोग इन्होंने अभी तक सक्सेसफुली पोलैंड में भिजवाए हैं। इसके अलावा जो कॉमन फ्रॉड जो मेरी नज़र में गुजरा है, जो मुझे मेरे व्यूअर्स ने भेजा है, एक मेरे व्यूअर्स थे, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कुछ वर्क परमिट से अपना वर्क परमिट सेंड किया और कुछ डॉक्यूमेंट थे उस वर्क परमिट के रिलेटेड। उसमें एक डॉक्यूमेंट ये था कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें लिखा था कि आपको मुबारक हो, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, हम पोलैंड कौंसलेट से आपको एक ये लेटर लिख रहे हैं और आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, आप हमें 215 या कुछ यूरो आप हमें इस बैंक अकाउंट में डाल दें, तो फिर आपका जो है हम आपको एम्बेसी आपको कॉल करेगी, एम्बेसडर का नाम ये है और आप आके अपना वीज़ा ले जाइएगा। ये लेटर मेरे पास पड़े भी हुए हैं। तो क्योंकि प्राइवेसी की वजह से मैं आपको ये शो नहीं करा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन सब की प्राइवेसी को प्राइवेट रखूँ।
तो इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं। अगर कोई बंदा आपको ऐसी ईमेल कर रहा है कि आपका हम पोलैंड एम्बेसी से बात कर रहे हैं और आपका वीज़ा लग गया है, आप इतने पैसे पे कर दें, इतने यूरो पे कर दें, या हमें मनीग्राम कर दें, या वेस्ट यूनियन कर दें, या हमें हमारे अकाउंट में डाल दें, तो ये सरासर झूठ और फ्रॉड है। वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ एम्बेसी में पासपोर्ट जमा कराने के इंटरव्यू के बाद आपका प्रॉपर्ली जो तरीका है वैसे ही मिलना है, और कोई तरीका नहीं है। और पोलैंड से कोई भी वीज़ा, कोई भी कॉन्सुलेट आपको ईमेल नहीं कर सकती, कोई मिनिस्ट्री आपको ईमेल नहीं कर सकती। ये बिल्कुल फेक है। और वो जो कंपनी थी वो शो कर रही थी कि हम कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, आपकी सैलरी इतनी है और हमने आपको चूज़ कर लिया है, और ये पूरा एक वो केस बिल्ड करते हैं अगले बंदे को कंफ्यूज करने के लिए, अपने चुंगल में फंसाने के लिए। तो आप बिल्कुल इस बारे में जो है बी केयरफुल अबाउट इट। ये बहुत फ्रॉड हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, जो वर्क परमिट की स्टैंप होती है, ईगल स्टैंप होती है, उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, लेकिन वो कॉपी पेस्ट करने के दरमियान जो कलर का डिफरेंस आ जाता है वो इतना डिफरेंस ज़्यादा होता है कि कोई भी बंदा आसानी से देख के पहचान सकता है कि ये ओरिजिनल स्टैंप नहीं है। और कुछ स्टैंप्स ऐसी हैं, जैसे एक रेड कलर की स्टैंप होती हैं, जिसमें जो इंस्पेक्टर की स्टैंप होती है, जो दूसरे पेज पे एक ईगल की स्टैंप होती है, एक दूसरी होती है रेड कलर की स्टैंप। तो वो उसकी भी आप अगर उसे देखें गौर से, तो वो उसका कलर भी चेंज होता है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट की गई होती है। जो ओरिजिनल रेड कलर है वो नहीं होता। अगर किसी भाई को ओरिजिनल स्टैम्प्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़ा है मैं वो शेयर कर सकता हूँ। आप आसानी से खुद उसको देख सकते हैं कि आया कि ये जो स्टैम्प है ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो आपने अपने वर्क परमिट को आराम सुकून से तसल्ली से पढ़ना है, और आपने खुद अब देखना है कि इसमें कोई अननेचुरल चीज़ तो नहीं है। अननेचुरल से मुराद के जो स्पेस है किसी में ज़्यादा या कम नहीं है, या कोई टेक्स्ट ऊपर नीचे तो नहीं है, किसी का फ़ॉन्ट का स्टाइल डिफरेंट तो नहीं है, या फ़ॉन्ट छोटा बड़ा तो नहीं है वो जो लिखाई होती है। और स्टैम्प्स देखें, स्टैम्प्स में कोई फ़र्क तो नहीं है, स्टैम्प कोई फेक तो नहीं लग रही, या जो सबसे ऊपर लिखा होता है ऊजुंद वोइवोज की, या ऊजुंद वोइवोज की वार्शावा, या ऊजुंद वोइवोज की कैटोविस, उसका कलर कोई फेड तो नहीं हो रहा, या उसमें कोई ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो आप, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, तो आप सबसे पहले ये कंफर्म करें कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है कि नहीं। आज मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, और वो मुझे बता रहे थे कि उनकी जॉब थी कारपेंटर की, ठीक है। लेकिन जिस कंपनी ने वो वर्क परमिट इशू किया हुआ था वो कंपनी थी, वो कंपनी की नेचर ही डिफरेंट थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये भी एक एक तरह का, देखें, अब आप अगर वेल्डर हैं और आपकी जो कंपनी है वो मैकडोनल्ड होगी, तो रेस्टोरेंट होगी, तो वो सिंपली ये भी एक तरह का बेकार वर्क परमिट है कि जब एम्बेसडर देखेगा कि ये बंदा वेल्डर है और जो कंपनी ये इशू कर रही है ये रेस्टोरेंट है, तो वो मेल जोल ही नहीं बनेगा। तो वो एम्बेसडर यहीं से अंदाज़ा लगा लेगा कि ये एक कन्वीनियंट है कि जो है ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ऑफ कन्वीनियंट है कि ये उन्होंने सिर्फ इसलिए वर्क परमिट इशू किया है कि इसका वीज़ा मिल जाए। इन रियलिटी ये बंदा काम करने जा ही नहीं रहा, ये जस्ट पोलैंड में एंटर होना चाहता है। तो आपने ये भी देखना है कि जो कंपनी आपको वर्क परमिट इशू कर रही है और जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें रिलेशन भी बनता है कि नहीं बनता। तो वो जो 4 वर्क परमिट इशू हुए, वो कंपनी बिल्कुल डिफरेंट नेचर की थी और काम बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर का था। कि अगर आप वेल्डर हैं तो वेल्डिंग की ही कंपनी में जा रहे हैं, अब अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग कंपनी में जा रहे हैं, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो फील्ड वाली ही कंपनी हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बॉटम और मेन पॉइंट है। जब हम एम्बेसी में जाते हैं तो वो इस चीज़ को देखते हैं सबसे पहले। एम्बेसी जाते हैं तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को नोट करते हैं। तो इस तरह और भी बहुत ज़्यादा, अभी एक स्टूडेंट थे, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, और जब उन्होंने मुझे अपना लेटर दिया, देखें जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 2 तरह के लेटर मिलते हैं। एक होता है कंडीशनल लेटर। कंडीशनल लेटर आपको इशू होता है जब तक आपकी फ़ीस पे नहीं होती। जब आपकी फ़ीस पे हो जाती है तो फिर यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर देती है। जो अनकंडीशनल लेटर होता है वो एम्बेसी के लिए होता है। आप एम्बेसी में लेके जाते हैं और एम्बेसी उसको एक्सेप्ट करती है। अब जिस दोस्त ने वीज़ा अप्लाई किया वो कंडीशनल लेटर लेके एम्बेसी चला गया, और मैंने जब देखा कि उसकी एडमिशन का जो लेटर था वो इंतहाई बोगस किस्म का था। उसकी स्टेम्प्स आप देखेंगे या कोई भी देखेगा वो सिंपली कह सकता है कि कोई भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऐसी स्टेम्प्स नहीं लगाती। तो तरह तरह के फ्रॉड्स हैं। आप, ये चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि जो भाई भी पोलैंड जाना चाहता है या जो पोलैंड जा रहा है वो फ्रॉड से बचे। अब ज़रूर जाएं।
मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि हमेशा इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने का मकसद ये नहीं कि आप लालच में आके अपना नुकसान कर बैठें। आप जब भी कोई स्टेप उठा रहे हैं पहले तसल्ली करें कि ये जो एजेंसी है ये रिलायबल है, ये हम हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा, ये जो बंदा जिससे हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं ये रिलायबल है, हम इन दी एंड हमें नुकसान तो नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट आपने की है टाइम की भी, और फिर आपने पैसे भी इन्वेस्टमेंट की है, और सबसे बड़ी बात आपको एक उम्मीद होती है कि आपका काम हो जाएगा और आप वहाँ पे जाके अपना रोज़गार अर्न करना शुरू कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने से पहले आप सबसे पहले ये चेक करें कि जिस बंदे के थ्रू आप ये कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं, क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, उसको पैसे दे सकते हैं, हम उसको एडवांस पैसे दे सकते हैं। बात हुई तो उनका कहना था कि हम 4 लड़के थे, तीनों ने सऊदीया में ही एम्बेसी में उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और उनको वीज़ा मिल गया। तीनों को मिल चुका है, 2 फ्लाई कर चुके हैं, तीसरा अभी फ्लाई नहीं किया लेकिन वीज़ा उसको मिल चुका है। और वो भाई बता रहे थे कि उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान एम्बेसी से अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अरब कंट्री में साल बाद या 2 साल बाद छुट्टियाँ मिलती हैं और फिर आप पाकिस्तान आके अपनी फैमिली को मिलते हैं। तो उन्होंने ये सोचा या ये उनको अच्छा लगा कि वो पाकिस्तान जब छुट्टियों पे जाएंगे तो उसी दौरान वो एम्बेसी से भी होके अपना ये प्रोसेस कर लेंगे। तो बात तो ये है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि पाकिस्तान में जो वीज़ा रेशो है क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं चल जा रही एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरब या कतर या दुबई। तो जो भाई भी सऊदीया में, कतर में, मिडल ईस्ट में या आउट ऑफ पाकिस्तान कहीं से भी पोलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एट द मोमेंट पाकिस्तान में जो वीज़ा रेशो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आप इस बारे में बहुत ही ज़्यादा बी केयरफुल। वीज़ा रेशो इतनी अच्छी ना होने की वजह से आपको, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फ्रॉड से बचना है। कोशिश करें खुद सारा प्रोसेस करें और अपने आप को सेव करें। अच्छी एजेंसी का इंतखाब करें, जो एजेंसी रिलायबल हो, एक्सपीरियंस हो, हिस्ट्री हो उनकी। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।